एक रात जेनकिन और लियोनार्ड अपने बिस्तर पर एक डमी को रखकर चुपके से अपने सेल से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने सेल की डुप्लीकेट चाबियां तैयार कर ली थी और वे बाकी डुप्लीकेट चाबियों को आजमाना चाहते थे कि ये काम करती है या नहीं। वहीं नाइट ड्यूटी वाला गार्ड अपने कमरे में एक म्यूजिक प्ले करता है और दोनों कैदी अच्छे से जानते थे कि ये म्यूजिक खत्म होने के बाद ही वो गार्ड ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आएगा और फिर सभी सेल्स की जांच करेगा। इसका मतलब अपने चाबियों को टेस्ट करने के लिए दोनों कैदियों के पास सिर्फ कुछ ही मिनट का समय था। दोनों कैदी तुरंत फर्स्ट फ्लोर के मेन गेट के पास पहुंचते हैं और जेनकिन उस गेट के डुप्लीकेट चाबी को निकाल लेता है और बड़ी आसानी से उस गेट को खोल देता है। इसके बाद वो दोनों दबे पांव सीढ़ियों से होकर ग्राउंड फ्लोर पर चले जाते हैं। तभी उनके सामने एक और गेट आ जाता है और आपको बता दे कि इस गेट से कुछ ही दूरी पर उस गार्ड का कमरा मौजूद था। जेनकिन तुरंत उस गेट की चाबी निकालता है और उस गेट को भी बड़े आराम से खोल देता है। तभी गार्ड के कमरे से म्यूजिक का आवाज आना बंद हो जाता है, जिससे वे समझ जाते हैं कि गार्ड अपने सर्च रूटीन के लिए फर्स्ट फ्लोर की तरफ आने वाला है। अचानक उन्हें गार्ड की परछाई दिखती है और वे दोनों अपने प्लान के मुताबिक फौरन सीढ़ियों के नीचे बने एक केबिन में छुप जाते हैं और उस गार्ड के ऊपर जाने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे जैसे गार्ड सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे उनकी धड़कनें तेज होती जाती हैं, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल सिचुएशन था और गार्ड को जरा भी भनक हुआ कि ये कैदी सेल से बाहर निकल चुके हैं तो ये रात इनके जीवन की आखिरी रात होगी। फिर जैसे ही वो मोटा गार्ड फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है, वैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं ताकि वो बाकी बचे हुए गेट्स पर अपनी चाबियां आजमा सके। उनके पास तब तक का वक्त था जब तक कि वो मोटा गार्ड सेल्स की तलाशी करके ग्राउंड फ्लोर पर न लौट आए। इसीलिए वे दोनों पूरी तेजी से अपने अगले गेट की तरफ भागते हैं और वे गार्ड के कमरे को पार करते हुए एक और गेट के पास पहुंचते हैं। वो बारी बारी 3 और गेट्स को खोल लेते हैं और फाइनली उस ब्लॉक के सबसे मेन गेट के पास पहुंच जाते हैं। वहीं वो मोटा गार्ड एक नजर सभी सेल्स में डालता है, जहां एक सेल में उसकी नजर उस डमी पर पड़ती है जिसे जेनकिन ने अपने बिस्तर पर सुला दिया था ताकि वो गार्ड को चकमा दे सके। लकीली वो गार्ड उस डमी को देखकर शक नहीं करता और सब कुछ नॉर्मल समझकर ग्राउंड फ्लोर की तरफ वापस चल देता है। वहीं नीचे जेनकिन ब्लॉक के मेन गेट को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जेनकिन की वो डुप्लीकेट चाबी लॉक को नहीं खोल पाती, जिससे लियोनार्ड बहुत पैनिक हो जाता है और जेनकिन को वापस चलने के लिए कहता है। लेकिन जेनकिन उसकी एक नहीं सुनता और पूरे फ्रस्ट्रेशन में उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। इसीलिए मजबूरन जेनकिन को अपनी चाबी समेटकर वहां से लौटना पड़ता है। वे जैसे जैसे वापस आ रहे होते हैं, वैसे वैसे वो सभी गेट्स को क्लोज करते हुए आते हैं, लेकिन जल्दबाजी के कारण जेनकिन उस गेट को भी क्लोज करने लगता है जिसे गार्ड ने अपने हाथों से खोला था। लेकिन वक्त रहते लियोनार्ड जेनकिन को गेट क्लोज करने से रोक देता है और उसे लेकर सीढ़ियों के नीचे बने उसी केबिन में छुप जाता है। वो इतने डरे हुए होते हैं कि उनके शरीर से लगातार पसीना बह रहा होता है और फ्लोर पर गिरे हुए उनके पसीने पर गार्ड की नजर पड़ जाती है। लेकिन वो आलसी गार्ड इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वापस अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद वे दोनों उस केबिन से निकलकर अपने सेल में लौट जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि जेनकिन और लियोनार्ड हैं कौन और आखिर क्यों इन्हें इस जेल में कैद करके रखा गया था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें प्रेजेंट टाइम से 6 महीने पहले जाना होगा। जेनकिन नाम का ये व्हाइट बंदा चुपके से चौराहे पर एक बॉम्ब रख देता है जो एक कैरी बैग के अंदर छिपा दिया गया था और जेनकिन का साथ दे रहा होता है उसका जिगरी दोस्त स्टीफन, जो सड़क के दूसरी तरफ खड़ा होकर बॉम्ब फटने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वैसे ही उस कैरी बैग से ढेर सारी पर्चियां हवा में उड़ जाती हैं और सड़क पर चारों तरफ फैल जाती हैं, जिसे लोग उठाकर पढ़ने लगते हैं। दरअसल जेनकिन और स्टीफन नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस के सदस्य थे, जो साउथ अफ्रीका में हो रहे अफ्रीकन लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती थी। लेकिन यहाँ की तानाशाही सरकार ने नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस को पूरी तरह से बैन कर दिया था। इसीलिए नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस के सदस्य छुपकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे ताकि साउथ अफ्रीका में रेसिज्म खत्म हो सके। और ये पर्चियां जिसे जेनकिन और स्टीफन ने पब्लिक में फैलाई थी, इसमें अफ्रीकन लोगों को एकजुट होकर लड़ने की बात लिखी हुई थी। जेनकिन और स्टीफन अपना काम खत्म करके जैसे ही निकलने वाले होते हैं, वैसे ही वहां पुलिस आ जाती है और दोनों को गिरफ्तार करके अपने हिरासत में ले लेती है, क्योंकि खुफिया पुलिस की एक टीम पहले से इन पर नजर रख रही थी। इसके बाद इन दोनों को इंसाफ के लिए कोर्ट में भेज दिया जाता है और कोर्ट रूम जाने से पहले जेनकिन
की पत्नी मारिया, जो एक अफ्रीकन विमेन थी, वो जेनकिन से आखिरी बार मिलने आती है क्योंकि उसे मालूम था कि जेनकिन अब लंबे समय के लिए जेल जाने वाला है। वो औरत चुपके से जेनकिन के मौजे में कुछ पैसे छुपा देती है ताकि जेल से भागने में जेनकिन इन पैसों का इस्तेमाल कर सके। कोर्ट रूम जाने से पहले जेनकिन वॉशरूम जाता है और इन पैसे को एक डिब्बे में छुपाकर उस डिब्बे को अपने मल के रास्ते में छुपा लेता है। इसके बाद दोनों को कोर्ट रूम लाया जाता है, जहां जज जेनकिन को एक गद्दार घोषित करके उसे 12 साल की सजा सुनाता है और वहीं स्टीफन को भी 8 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद दोनों को एक प्रिजन वैन में रखा जाता है और यहाँ से हजारों मील दूर प्रिटोरिया नाम की एक जगह पर भेज दिया जाता है, जहाँ साउथ अफ्रीका का सबसे सिक्योर जेल मौजूद था, जहाँ से आज तक कोई कैदी नहीं भाग पाया। जेल में एंटर करने से पहले गेट पर जेल का वार्डन आता है और उन दोनों को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने इस जेल से भागने की कोशिश की तो हमारे गार्ड्स तुम दोनों को सीधा गोली मार देंगे, इसीलिए भागने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। इसके बाद दोनों कैदियों की अच्छे से तलाशी ली जाती है ताकि बाहर से छुपाकर लाए हुए सामान को जब्त किया जा सके, लेकिन बहुत तलाशी लेने के बावजूद भी गार्ड्स जेनकिन के छुपाए हुए पैसों को नहीं ढूंढ पाते। गार्ड्स जब उन दोनों को सेल में ले जा रहे होते हैं तब जेनकिन बड़े ध्यान से जेल की बनावट को परख रहा था और एक एक चीज जैसे गार्ड्स की चाबियां, गार्ड्स का व्यवहार, गेट का लॉक सिस्टम, सब कुछ बड़े गौर से देख रहा था क्योंकि एक छोटी सी सुराग भी इस जेल से भागने में अहम साबित हो सकती थी। सेल तक लाए जाने से पहले जेनकिन रास्ते में मौजूद सभी गेट्स को काउंट कर लेता है, जो टोटल 15 गेट्स थे। इसका मतलब जेनकिन को अगर जेल से भागना है तो उसे कुल 15 गेट्स के लॉक को हैक करना होगा और अंत में टावर पर मौजूद गार्ड्स के नजरों से बचते हुए फेंसिंग को क्रॉस करना होगा, जो शुरुआत में देखने पर एक नामुमकिन टास्क लग रहा था, लेकिन जेनकिन ठान चुका था कि उसे किसी भी कीमत पर इस जेल से बाहर निकलना होगा और अपने पार्टी को फिर से ज्वाइन करना होगा ताकि वो अपने नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस की आर्मी को बड़ा कर सके और इस तकियानूसी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ सके। कल सुबह जेल में एक तेज सायरन बजता है जिससे सभी कैदी जाग जाते हैं और गार्ड्स सभी कैदियों को सेल से निकालकर सबको एक लाइन में लगा देते हैं और इसके बाद सभी कैदियों को मेस में भेज दिया जाता है। जेनकिन मेस से अपना ब्रेकफास्ट लेता है और बैठने के लिए एक सीट ढूंढने लगता है, लेकिन जेल का कोई भी कैदी जेनकिन को अपने पास नहीं बैठने देता। तभी वहां डेनिस नाम का एक बूढ़ा कैदी आता है और वो जेनकिन को अपने साथ बैठने के लिए कहता है। दरअसल डेनिस भी जेनकिन की तरह नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस का हिस्सा हुआ करता था। ये जानकर जेनकिन बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद डेनिस जेनकिन और स्टीफन को जेल के प्लेग्राउंड एरिया में ले जाता है और उन्हें इस जेल की खासियत बताता है। डेनिस जेल की बाउंड्री की तरफ इशारा करके कहता है कि ये दीवारें 20 फीट ऊंची हैं और इसके ऊपर नुकीले फेंस लगे हुए जिसमें हमेशा करंट दौड़ती है और अगर तुम इन नुकीले फेंसेस से बच भी गए फिर भी तुम टावर गार्ड से नहीं बच पाओगे क्योंकि वो हमेशा अपनी नजर कैदियों पे बनाए रखते हैं और अगर इन्हें कोई कैदी भागता हुआ दिख जाता है तो ये उसे शूट करने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। इसके बाद डेनिस जेल के पीछे वाले गेट की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये वो गेट है जहां से आम पब्लिक इस जेल में दाखिल हो सकती है, क्योंकि इस गेट के उस पार एक गली है जहां से आम लोगों का आना जाना लगा रहता है। और ये कहकर डेनिस वहां से चला जाता है। जेनकिन और स्टीफन उसी गेट की तरफ गौर से देख रहे होते हैं क्योंकि उस गेट से भागना बाकी जगहों से भागने के मुकाबले काफी आसान था, क्योंकि गेट के उस तरफ पब्लिक रहती थी और इतने सारे लोगों के बीच वो आराम से छुपकर भाग सकते थे। तभी वहां जेल का सबसे खतरनाक कैदी, जिसका नाम लियोनार्ड था, वो आता है और दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों को काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ। तुम लोग जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो। अगर तुम इस जेल से भागने के बारे में सोच रहे हो तो मुझे भी अपने टीम में शामिल कर लो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये कहकर लियोनार्ड वहां से चला जाता है। अब जेनकिन के सामने सबसे पहली चुनौती थी अपने सेल के दोनों गेट्स को खोलना, और अगर वो किसी तरह पहले गेट को खोल भी लेता है फिर उसे सेल के दूसरे गेट को खोलना पड़ेगा, जो सिर्फ सेल के बाहर से ही खोला जा सकता था। वो रोज बड़े ध्यान से अपने गेट के लॉक को देखता और उसे खोलने की तरकीब ढूंढता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद, जहाँ जेनकिन अभी भी उस लॉक को खोलने के तरीके ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो एक पेपर लेकर उस लॉक में चिपका देता है, जिससे पेपर पर
लॉक की एक प्रिंट आ जाती है और उस प्रिंट पर स्केच करके वो लॉक की एक रफ पेंटिंग बना लेता है और फिर वो अपनी पेंसिल तोड़ता है और पेंसिल को एक ऐसा आकार देता है जिससे वो पेंसिल लॉक में आसानी से घुस जाती है। और उसी वक्त उसे एहसास होता है कि अगर वो इस लॉक के ओरिजिनल कीज के शेप एंड साइज को ध्यान से देख ले तो वो एक लकड़ी के टुकड़े को बारीक काट कर डुप्लीकेट कीज बना सकता है। जेनकिन अगली सुबह लियोनार्ड के पास जाता है और कहता है कि हम लकड़ियों से डुप्लीकेट कीज बनाने वाले हैं और इसके लिए मुझे ओरिजिनल कीज को ध्यान से देखना होगा और मैं चाहता हूँ कि तुम गार्ड्स को बहाने से अपने पास बुलाओ ताकि मैं उनके पास रखी चाबी को करीब से देख सकूं। लेनर्ड बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा जेनकिन ने कहा था। वो मेस में जानबूझकर अपनी थाली फ्लोर पर गिरा देता है जिससे गार्ड आवाज सुनकर लेनर्ड की तरफ बढ़ते हैं और उसे फौरन प्लेट उठाने के लिए कहते हैं। और इतने वक्त में जेनकिन गार्ड के कमर में बंधी हुई चाबी के शेप एंड साइज को याद कर लेता है, लेकिन चाबी के हर एक एंगल को बारीकी से परखना बहुत मुश्किल था। इसीलिए जेनकिन प्लेग्राउंड एरिया में बार बार बॉल लाने के बहाने से गार्ड के पास जाता और चाबी को ध्यान से देखता। शाम ढलते ही जब सभी कैदियों को बारी बारी वापस सेल में भेजा जा रहा होता है, उस वक्त भी जेनकिन मौका पाकर गार्ड के कीज को एक आखिरी दफा देखता है और चाबी की बनावट के बारीकियों को अच्छे से याद कर लेता है। जब आधी रात के बाद जेल में सन्नाटा छा जाता है तब जेनकिन अपना काम शुरू करता है और वो सबसे पहले एक पेपर पर हूबहू उसी शेप एंड साइज का रफ स्केच तैयार करता है जिस शेप और साइज के वो ओरिजिनल कीज थे। जब कल सुबह सभी कैदी वर्कशॉप पर काम कर रहे होते हैं तब जेनकिन चुपके से कुछ लकड़ियों के टुकड़े काट लेता है और उसे अपने कॉफी मग में छुपाने की कोशिश करता है। तभी वहां गार्ड्स आ जाते हैं क्योंकि अब कैदियों के सेल में वापस जाने का वक्त हो चुका था और वो गार्ड धीरे धीरे जेनकिन की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि गार्ड ने देख लिया था कि जेनकिन को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तभी स्टीफन अपनी चालाकी दिखाता है और एक सामान फ्लोर पर गिराकर गार्ड का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और जेनकिन तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए उन लकड़ी के टुकड़े को अपने कॉफी मग के पीछे छुपा देता है और एक छोटे तौलिए से कसकर सामान को टाइट कर लेता है ताकि कॉफी मग को हिलाते वक्त इसमें छुपाया हुआ सामान आवाज न कर सके। इसके बाद गार्ड सभी कैदियों के कॉफी मग को बारी बारी चेक करने लगते हैं, पर जैसे ही जेनकिन की बारी आती है वो बहुत नर्वस हो जाता है, जिससे गार्ड समझ जाता है कि जरूर जेनकिन कुछ प्लानिंग कर रहा है और वो अच्छे से उसके कॉफी मग की तलाशी लेने लगता है। लेकिन गार्ड उस कॉफी मग में छुपे हुए सामान को नहीं ढूंढ पाता और वो जेनकिन को उसका मग वापस लौटाकर उसे सेल में भेज देता है। आधी रात को जेनकिन चुपके से उस मग में छुपे हुए सामान को बाहर निकालता है और अपने बनाए हुए स्केच को देखकर लकड़ियों को धीरे धीरे काटने लगता है और कुछ ही घंटे में चाबी की एक कॉपी तैयार कर लेता है। इसके बाद जेनकिन बड़ी सावधानी से उस चाबी को गेट के लॉक में डालता है और चाबी घुमाते ही वो गेट बड़े आसानी से खुल जाती है, जिससे जेनकिन बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सेल का वो दूसरा गेट जो सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था। जेनकिन बहुत जल्द ही दूसरे गेट की चाबी को तैयार कर लेता है और इस चाबी को आजमाने का एक मौका ढूंढने लगता है और एक दिन वो मौका जेनकिन को मिल जाता है। उस दिन जेल की साफ सफाई का काम चल रहा था और सभी कैदियों को सेल के बाहर वाले फर्श को साफ करने का काम दिया गया था और उस वक्त सभी सेल के दरवाजे खुले हुए थे। तभी जेनकिन एक अच्छा मौका देखकर सेल के दूसरे गेट के पास जाता है और अपनी बनाई हुई चाबी निकालकर गेट के लॉक को खोलने और बंद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सिर्फ देखना चाहता था कि चाबी ठीक से काम करती है या नहीं। वहीं लियोनार्ड गार्ड पर नजर रख रहा होता है ताकि गार्ड के आते ही वो जेनकिन को खबर कर सके। जेनकिन उस चाबी से लॉक बंद तो कर लेता है, पर जैसे ही लॉक वापस ओपन करने की बारी आती है वैसे ही चाबी टूट जाती है और चाबी का ऊपर वाला हिस्सा लॉक में फंस जाता है, जिससे जेनकिन बहुत टेंशन में आ जाता है। तभी लियोनार्ड पैनिक होकर जेनकिन को इशारा करता है कि गार्ड वापस आ रहा है, जिससे वहां मौजूद सभी कैदी बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि अगर चाबी का टुकड़ा लॉक में फंसा रह गया तो यकीनन जेनकिन का पकड़ा जाना तय था। इसीलिए जेनकिन उस टुकड़े को बहुत निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो टुकड़ा निकलने का नाम नहीं लेता। वहीं सभी कैदी जेनकिन को वहां से हट जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि गार्ड की नजर कभी भी जेनकिन पर पड़ सकती थी। लेकिन जेनकिन हार नहीं मानता और आखिरकार उस टुकड़े को लॉक से निकाल लेता है। तभी वहां एक मोटा गार्ड आता है, लेकिन तब तक वहां सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। कल जेनकिन अपने बनाए दोनों चाबियों को चुपके से गार्डन की मिट्टी में दफना देता है, क्योंकि इन चाबियों को सेल में छुपा कर रखना
बहुत रिस्की था और गार्ड्स हर हफ्ते सभी कैदियों के सेल की तलाशी लेते थे। अब जेनकिन और स्टीफन को आए इस जेल में 4 महीने हो चुके थे और वो दिन फिर से वापस आता है जब सभी सेल्स की साफ सफाई हो रही होती है। तभी अच्छा मौका पाकर तीनों जन एक साथ बैठ जाते हैं और गेट को बाहर से खोलने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी स्टीफन की नजर लियोनार्ड की झाड़ू पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि क्यों ना हम लॉक तक पहुंचने के लिए इस झाड़ू का इस्तेमाल करें। तभी लियोनार्ड उस झाड़ू को सेल के खिड़की से बाहर लाता है और झाड़ू को गेट के लॉक के पास ले जाता है और यहाँ से उन तीनों को बाहर वाले लॉक को खोलने का एक तरकीब मिल जाता है। कुछ देर में जब सेल्स की साफ सफाई खत्म हो जाती है तब गार्ड सभी कैदियों को वापस सेल्स में बंद कर देते हैं। रात में जेनकिन अपने झाड़ू को आगे से काट लेता है और एक लकड़ी का बॉक्स लगा देता है और उस बॉक्स में गेट की दूसरी चाबी को फिट कर देता है। वो उस बॉक्स में इस तरीके से स्क्रू को लगाता है कि वो बॉक्स चारों तरफ घूम सके जिससे लॉक खोलने में आसानी हो। फिर वो एक मिरर को अपने टूथब्रश में बांधता है ताकि उस मिरर के जरिए वो बाहर वाले लॉक को अच्छे से देख सके। इसके बाद वो उस झाड़ू को खिड़की से बाहर निकालता है और बड़ी सावधानी से चाबी को लॉक में घुसा देता है। इसके बाद वो चाबी को एक बार घुमाता है जिससे लॉक धीरे धीरे खुलने लगती है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा चाबी को घुमाता है वैसे ही चाबी अटकने लगती है। लेकिन वो हार नहीं मानता। वो वापस चाबी को एक साइड से पॉलिश करता है और एक बार फिर से लॉक खोलने की कोशिश करने लगता है और कुछ ही कोशिशों के बाद वो लॉक खोलने में कामयाब रहता है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अभी वो बस देखना चाहता था कि ये चाबी काम करती है या नहीं। इसीलिए वो लॉक को दोबारा बंद करके डंडे को वापस खिड़की के अंदर लेता है। कल सुबह जेनकिन रात की सभी बीती हुई घटना अपने दोस्तों को बताता है। तभी लियोनार्ड कहता है कि हमने 2 दरवाजे तो खोल लिए लेकिन अभी भी हमारे सामने कुल 13 दरवाजे और हैं और इन सभी गेट्स को खोलकर ही हम जेल के पीछे वाले दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। तभी स्टीफन कहता है कि चाहे हजारों गेट्स ही क्यों ना हो, हम सभी दरवाजे को एक एक करके खोलेंगे और यहाँ से फरार हो जाएंगे और इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब कहानी शिफ्ट होती है 6 महीने बाद, जहां हम देखते हैं कि जेनकिन एक ब्लॉक के सभी गेट्स की चाबियां बना चुका होता है। लेकिन जेल के पीछे वाले दरवाजे तक पहुंचने के लिए उन्हें टोटल 2 ब्लॉक से होकर गुजरना था। इसका मतलब उन्हें अभी दोनों ब्लॉक्स की चाबियों को बनाने में काफी वक्त लगने वाला था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां जेनकिन उस ब्लॉक के आखिरी गेट को नहीं खोल पाता है और दोनों कैदी उस मोटे गार्ड के नजरों से बचकर वापस अपने सेल में चले जाते हैं। जेनकिन पूरी रात गहरी चिंता में डूबा होता है क्योंकि ये उसकी हाथ की बनाई पहली ऐसी चाबी थी जो नाकाम हुई थी। इसीलिए वो अपने आप से बहुत फ्रस्ट्रेट था। कल सुबह जेनकिन के सेल में वार्डन आता है जो बहुत गुस्से में लग रहा था क्योंकि जेनकिन उस वक्त सो रहा होता है जब सभी कैदी ब्रेकफास्ट के लिए गए होते हैं। वार्डन गुस्से में जेनकिन को जगाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने जेल का अलार्म नहीं सुना। जेनकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता और वो बस वार्डन से माफी मांग लेता है। तभी वार्डन कहता है कि मैं इस जेल में पिछले 20 सालों से तैनात हूँ और मेरा अनुभव कहता है कि तुम रात भर जाग रहे थे और जरूर कुछ प्लान कर रहे थे। लेकिन जेनकिन अपना मुंह नहीं खोलता और सिर्फ माफी मांग लेता है। लेकिन वार्डन को जेनकिन पर शक हो चुका था, इसीलिए वो जेनकिन के सेल की तलाशी लेने लगता है और तभी वार्डन की नजर एक चाबी के टुकड़े पर पड़ जाती है जिसे जेनकिन ने गलती से अपने सेल में ही छोड़ दिया था। ये देखकर जेनकिन बहुत घबरा जाता है और उसे लगता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। वार्डन पूछता है कि ये आखिर है क्या। तभी जेनकिन एक तस्वीर उठाता है और उस तस्वीर को इस चाबी के दांतों में फंसाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि ये चीज तस्वीर को सहारा देने के लिए है। लकीली वार्डन उस चाबी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है और वार्डन के जाते ही जेनकिन के जान में जान आती है। अब उन्हें इस जेल में आए 1 साल बीत जाते हैं और जेनकिन दूसरे ब्लॉक्स की चाबियों को बनाना शुरू कर देता है और जैसे जैसे वो चाबियां बनाता वैसे वैसे वो उन चाबियों को अलग अलग जगह पर छुपा देता। उसने कुछ चाबियां लाइब्रेरी में बुक केस के नीचे छुपा दी और कुछ चाबियों को डिटर्जेंट पाउडर के अंदर रख दिया। हर रात जेनकिन और लेनर्ड अपने बनाए हुए चाबियों को आजमाने अपने सेल से बाहर निकलते और जब उन्हें यकीन हो जाता कि चाबियां काम कर रही है तब वो वापस अपने सेल में आ जाते और ऐसे करते करते उन्होंने सभी 2 ब्लॉक्स की चाबियां तैयार कर ली और अब बस सिर्फ फाइनल प्लानिंग की देरी थी। आज रात भागने से पहले जेनकिन डेनिस को भी अपने साथ भागने के लिए कहता है, लेकिन डेनिस भागने से साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं अपने सेल में ही रहकर
गार्ड का ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा ताकि तुम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा वक्त मिल सके। वहीं वार्डन को पूरा शक हो चुका था कि जरूर जेनकिन अपने सेल में कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वार्डन बहुत दिनों से ये नोटिस कर रहा था कि जेनकिन बहुत सीरियस रहा करता है और वो समझ चुका था कि जेनकिन कोई बड़ी साजिश रचने की तैयारी में है। इसीलिए वो अचानक जेनकिन के सेल की तलाशी लेने लगता है। लेकिन इस बार भी वार्डन के हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि जेनकिन ने ऑलरेडी वो चाबियां जेल के अलग अलग कोने में छुपा दी थी। जैसे ही शाम के 5 बजते हैं, वैसे ही सभी डे ड्यूटी वाले गार्ड्स सेल्स को बंद करके बिल्डिंग से बाहर चले जाते हैं और वहां सिर्फ एक नाइट ड्यूटी वाला वो मोटा कैदी ही तैनात रहता है। और जैसे ही वो गार्ड्स बिल्डिंग से बाहर जाते हैं, वैसे ही तीनों कैदी अपने सेल को खोलकर बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अंधेरा होने से पहले जेल से फरार होना बहुत जरूरी था, क्योंकि जेल का पीछे वाला दरवाजा रात में क्लोज कर दिया जाता था। उन तीनों ने अपने कपड़े सेल में ही छोड़ दिए थे और अपने बैग में नए कपड़े रख लिए थे जो उन्होंने जेल के एक स्टाफ से मंगवाया था। जेनकिन डेनिस के खिड़की में झांकता है और आखिरी बार पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ भागना चाहोगे, लेकिन इस बार भी डेनिस मुस्कुराकर उसे मना कर देता है। इसके बाद वे तीनों नीचे वाले फ्लोर पर जाते हैं और सीढ़ियों के नीचे वाले केबिन में छुप जाते हैं। वहीं वो मोटा कैदी अपना गाना बंद करके ऊपर सेल्स की तलाशी लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे बहुत जोर का बाथरूम आ जाता है और वो अपना काम करने के लिए टॉयलेट चला जाता है। वहीं तीनों कैदी उस केबिन में छुपकर गार्ड के ऊपर जाने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बावजूद भी वो मोटा गार्ड उन्हें नहीं दिखता, जिससे उनकी टेंशन बढ़ने लगती है। वहीं डेनिस को भी घबराहट होने लगती है, क्योंकि अभी तक वो मोटा गार्ड ऊपर नहीं आया था। इसीलिए डेनिस जोर जोर से उस गार्ड को आवाज देने लगता है ताकि वो किसी तरह गार्ड को ऊपर बुला ले और उन तीनों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। डेनिस की ये तरकीब काम आती है और वो मोटा गार्ड उसकी आवाज सुनकर तेजी से ऊपर भागता है और गार्ड के ऊपर जाते ही वे तीनों आगे बढ़ जाते हैं और बारी बारी सभी गेट्स को खोलकर ब्लॉक के मेन गेट तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो पहले ब्लॉक को पार करते हैं, वैसे ही लियोनार्ड बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब सिर्फ एक आखिरी ब्लॉक को पार करना बच गया था। इसके बाद वो आराम से जेल के बाहर निकल सकते थे। प्लान के मुताबिक जेनकिन का काम था दरवाजा खोलना और दरवाजे की चाबी खोजकर जेनकिन के हाथ में देना। ये स्टीफन का काम था और जो गेट खुल चुका है उसे वापस बंद करने का काम लियोनार्ड का था। और ऐसे करते करते वे दूसरे ब्लॉक के मेन गेट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये दरवाजा जेनकिन से नहीं खुल पा रहा था। तभी लियोनार्ड उसे साइड करता है और पूरी ताकत से चाबी को लॉक में घुमाता है और वो एक बार में ही दरवाजे को खोल देता है। इसके बाद वे बिल्डिंग के सबसे आखिरी दरवाजे तक पहुंचते हैं, जहां से जेल के पीछे वाले मेन गेट को साफ साफ देखा जा सकता था, जो इस वक्त खुला होता है। और गेट पर कोई गार्ड्स भी मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि वो गेट गार्ड्स के आने जाने के लिए ही बनाई गई थी। और ये देखकर वे तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जेनकिन बड़े कॉन्फिडेंस में बिल्डिंग के उस आखिरी गेट को खोलने लगता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो गेट खुलने का नाम नहीं लेता, जिससे तीनों बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तभी उन्हें गार्ड के कदमों की आवाज आती है और जेनकिन कहता है कि हमें वापस अपने सेल में जाना होगा। हम किसी और दिन इस जेल से भागेंगे, तब तक हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। तभी लियोनार्ड कहता है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता और हम इतने करीब आकर इस तरह से हार नहीं मान सकते। इस बात के लिए जेनकिन और लियोनार्ड में बहस छिड़ जाती है, लेकिन लियोनार्ड अपने जिद पर अड़ा रहता है और आगे बढ़कर ध्यान से उस गेट के लॉक सिस्टम को समझने की कोशिश करने लगता है। लियोनार्ड देखता है कि ये एक मामूली सा वुडन गेट है जिसके लॉक को आसानी से तोड़ा जा सकता था। तभी लियोनार्ड स्टीफन से एक स्क्रू ड्राइवर मांगता है और उस स्क्रू ड्राइवर से लॉक पर जोर जोर से मारने लगता है, जिससे बिल्डिंग में एक तेज आवाज गूंजने लगती है और जेनकिन बहुत टेंशन में आ जाता है। वो लियोनार्ड को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लियोनार्ड उसकी एक नहीं सुनता और वो पूरे जुनून के साथ दरवाजे पर पार करने लगता है। इस बात से परेशान होकर जेनकिन वापस अपने सेल की तरफ भागता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लियोनार्ड की इस हरकत की वजह से वो पकड़े जाने वाले। लेकिन जेनकिन बीच रास्ते से ही वापस गेट के पास लौट जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेनकिन भी ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो चुका था।
कई प्रहार के बाद दरवाजे का लॉक टूट जाता है और वो दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद वे तीनों जल्दी से वो नई ड्रेस पहन लेते हैं और एक आम सिविलियन का गेटअप बना लेते हैं। अब उनके सामने एक आखिरी चुनौती बची थी और उन्हें किसी तरह टावर पर तैनात गार्ड की नजरों से बचकर मेन गेट के उस पार गली में दाखिल होना था। स्टीफन एक मिरर से टावर पर तैनात गार्ड को देखता है और जैसे ही वो गार्ड अपना नजर फेरता है वैसे ही जेनकिन मेन गेट की तरफ चल देता है और वो अपने आप को ऐसा दिखाता है जैसे वो एक साधारण नागरिक हो। और कुछ देर बाद स्टीफन और लियोनार्ड भी जेनकिन के पीछे पीछे जेल के बाहर आ जाते हैं जहां ढेर सारी पब्लिक मौजूद होती है और वे तीनों पब्लिक के भीड़ का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनकी नजर कुछ गार्ड्स पर पड़ती है जो पास में ही बियर पी रहे होते हैं, लेकिन गार्ड उन तीनों कैदियों को नहीं पहचान पाते और वे तीनों बड़े आराम से वहां से दूर निकल जाते हैं। इसके बाद जेनकिन वो पैसे निकालता है जिसे उसकी बीवी ने कोर्ट में दिया था और वो उन पैसों से एक टैक्सी बुक करके यहाँ से दूर निकल जाता है। जैसे जैसे टैक्सी उस जगह से आगे बढ़ती है वैसे वैसे उनका चेहरा खुशी से खिलने लगता है और वे पागलों की तरह एक दूसरे को चूमने लगते हैं क्योंकि सालों की मेहनत रंग लाई थी और वो अब आजाद हो चुके थे। वहीं सुबह जब गार्ड सभी कैदियों को सेल से बाहर निकाल रहा होता है तभी उसकी नजर उन तीनों कैदियों के सेल पर पड़ती है जहां वो देखता है कि ये तीनों कैदी अभी तक सेल से बाहर नहीं आए। और जैसे ही गार्ड कैदियों को उठाने जाता है वो देखते हैं कि रजाई के अंदर कैदी नहीं बल्कि डमी मौजूद है, जिससे गार्ड बहुत हैरान रह जाता है और वो तुरंत इमरजेंसी सायरन बजाने के लिए दौड़ता है। ये देखकर डेनिस और बाकी कैदी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि वे तीनों कैदी साउथ अफ्रीका से निकलकर लंदन पहुंचते हैं जहां वे फिर से नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं और 12 साल के लंबे स्ट्रगल के बाद नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस साउथ अफ्रीका के उस दमनकारी गवर्नमेंट को कुचलने में सफल रहती है और 1994 को नेल्सन मंडेला जो नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस के हेड थे उन्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनाया जाता है और अफ्रीकन लोगों के प्रति भेदभाव को खत्म कर दिया जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि कामयाबी हमें परिश्रम से ज्यादा इंतजार करवाती है और जो संयम के साथ लगातार अपने रास्ते पर चलता है वही लोग ही अपनी मुकाम हासिल कर पाते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए और ऐसी ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।